वेलकम टू माय चैनल इंटीग्रेट एजुकेशनली। आज हम एक इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करते हैं विच आई पर्सनली हैव ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर लैकिंग दिस इंफॉर्मेशन एट। तो ज़्यादातर वो श्योर नहीं होते हैं कि इज इट सेफ टू हैव दिस मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक। बहुत सारी रिसर्च हमारे पास है जहां पे एम्फेसिस किया गया है दैट हमारी जो बॉडी मैकेनिक्स है या our bodies are structured in such a way that our bodies are ideal for walking purpose। यानी कि बॉडी बनाई ही गई है, बॉडी का डिजाइन ही ऐसा है कि बॉडी फील कंफर्टेबल एट दिस वॉकिंग। इवन रिसर्च में ये भी है कि जो हमारी ओवरऑल बॉडी हेल्थ है या बॉडी को शेप करने के लिए वॉकिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर प्रॉब्लम कहां पे आती है? देन व्हाई इज द प्रॉब्लम? सिंपली जो है द प्रॉब्लम इज टाइमिंग ऑफ दिस वॉकिंग। आप तो वॉकिंग कर रहे हो, इवन मैंने देखा है कि इट्स नॉट बैड थिंग आप वॉकिंग करते हो। इवन मैं आजकल देखता भी हूं, पीपल आर रनिंग, दे आर डूइंग जॉगिंग, दे आर डूइंग ब्रिस्क वॉक्स, व्हाटएवर। इट्स ओवरऑल गुड फॉर देयर हेल्थ। दे कंसिडर इट दैट इट इज गुड फॉर देयर ओवरऑल हेल्थ। There is no denial of the fact, but क्या टाइमिंग सही है जिस टाइमिंग में वो कर रहे हैं? Especially during the winter season in cold regions of the world, क्या ये मॉर्निंग वॉक, ये जो आउटडोर हम मॉर्निंग वॉक करते हैं या इवनिंग वॉक करते हैं, इज इट सेफ? डिफरेंट रिसर्चेस है इस रिगार्डिंग कि ये सेफ है या नहीं है। मैं आपको एक अच्छे तरीके से ये समझाऊंगा, सिस्टमैटिक वे में और साइंटिफिक वे में आपको समझाना चाहता हूं कि क्या हमारे, फिर आप अकॉर्डिंगली डिसाइड करोगे कि क्या हमारे लिए मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक जो हम आउटडोर्स करते हैं, स्पेशली इन विंटर्स इन द कोल्ड रीजन्स, क्या ये हमारे लिए सेफ है कि नहीं। आइडियली अगर हम मानेंगे, हमारे पास समझो ये अर्थ की सरफेस है, अर्थ सरफेस, यहां पे हमारा सन मुख किया है। अब सन से क्या होगा? सन से इनकमिंग रेडिएशंस आएगी, इंसोलेशन आएगा, शॉर्ट वेव रेडिएशंस यहां से आती है, और ये जो इसको बोलते हैं हम इंसोलेशन या इनकमिंग रेडिएशंस जो हमारे हैं, ये इन्होंने स्ट्राइक किया अर्थ सरफेस को। लेकिन यहां पे हम देखते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर हमारे पास है एटमॉस्फेयर, गैसेस है। एटमॉस्फेयर किसका बना होता है? ये जो ब्लैंकेट है, इसमें डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ गैसेस होता है, और इसमें इंपॉर्टेंट से गैसेस जो होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। अब इन ग्रीन हाउस गैसेस का काम क्या होता है? ये एक लॉ है कि जो ही कोई बॉडी एब्जॉर्ब करेगी रेडिएशंस, उस बॉडी को वो एब्जॉर्ब्ड रेडिएशंस को इमिट भी करना है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम मानते हैं फॉर एग्जांपल ये रेडिएशंस अब अर्थ इमिट कर रही है, इनको बोलते हैं हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, और ये लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती है। अब जब अर्थ ने ये रेडिएशंस को लूज किया, हमारे पास ये ग्रीन हाउस गैसेस जो थे, ये जो एक एनवलप था, इट वॉज ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग रेडिएशंस। इंसोलेशन को तो इन्होंने छोड़ा, लेकिन जो ही टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस आती है, इनको स्ट्राइक करती है, ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को बोलते हैं जनाब हम आपको यहां से बाहर नहीं जाने देंगे। यानी कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं इन रेडिएशंस को। अब जब ये एब्जॉर्ब करेंगे, उससे क्या होगा? जो ओवरऑल हमारा एक एनर्जी बजट होता था, जहां पे जितनी ज्यादा रेडिएशन, जितनी ज्यादा एनर्जी अर्थ में आती थी, अर्थ एटमॉस्फेयर में आती थी या अर्थ को स्ट्राइक करती थी, उतनी ही बाहर वापस चली जाती थी, और कुछ परसेंटेज ऑफ एनर्जी वो यहाँ एटमॉस्फेयर में रहती थी। वो क्यों रहती थी एटमॉस्फेयर में? बिकॉज ऑफ दीज ग्रीन हाउस गैस। बट एक हमारे पास एक कंसर्न है, ग्रोइंग कंसर्न है कि जो इन ग्रीन हाउस गैसेस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हुई है। आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे पास वाटर वेपर तो वेरिएबल है, या इवन ओजोन है, वटेवर जो हमारे पास ये कुछ ग्रीन हाउस गैसेस है, CFCs है हमारे पास, तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो एटमॉस्फेयर में है वो इंक्रीज हुई है।
अब जब इंक्रीजिंग की कॉन्सेंट्रेशन हुई है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस है वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं, जिसकी वजह से एक इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, ग्रीन हाउस, इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। मगर इस ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, जो नॉर्मली ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये डिस्टर्ब हो रहा है और जिसकी वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग का इश्यू बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग एक ग्लोबल कंसर्न है, ये एक इश्यू है। ये एक नॉर्मल सिनेरियो मैंने आपको बताया कि क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि यूजुअली क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये मैंने बोला था, ये सरफेस ऑफ अर्थ है, जो ही ये रेडिएशंस आएंगी सरफेस पे, ये इसको हीट अप करेगी बॉडी को और यहां से रेडिएशंस वापस चली जाएंगी। तो इमीडिएट जो भी सरफेस है अर्थ की, समर्स में स्पेशली, वो वार्म होती है। यहां पे जो भी इसके विसिनिटी में जो भी एयर मास होगा, वो एयर मास क्या होगा, वो वार्म एयर मास होगा विसिनिटी में। एक लॉ भी है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस एनवायरमेंटल लैप्स रेट, इसका ये मतलब है कि जो ही हम नीचे ग्राउंड लेवल से ऊपर ऊपर चले जाते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो ही ऊपर ऊपर चले जाएंगे, हमारा जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो कितना डिक्रीज हो रहा है, एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। यानी कि इतना कम एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर हो रहा है। इसका यह मतलब है, जो भी एक हमने सुना भी है, हायर वी गो कूलर इट इज। जो ये हम ऊपर ऊपर चले जाते हैं तो हमारा वहां पे प्रिडोमिनेट क्या करता है, कोल्ड एयर मास। ये एक नॉर्मल सी सिचुएशन होती है। इसका यह मतलब है कि जो नीचे वार्म एयर मास होता है, यहां पे टेम्परेचर हाई होता है, हाई टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर और जो आपका प्रेशर है, इसकी इनवर्स रिलेशनशिप है। यानी कि हाई टेम्परेचर का मतलब है लो प्रेशर जोन यहां पे बनता है। तो यहां पे एक मूवमेंट होती है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर होती है, जिसको हम बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट्स। यानी कि जो ये वार्म एयर मास है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ऊपर चला जाता है। ये है नॉर्मली क्या होता है। बट विंटर्स में हम जानते हैं, क्योंकि जो हमारी अर्थ है या कॉन्टिनेंट से, इनका एक इफेक्ट होता है, कॉन्टिनेंटलिटी इसका होता है। कॉन्टिनेंटलिटी की वजह से एक इफेक्ट होता है कि हम देखते हैं जो आपका अर्थ मास जो है, ये वार्म और कूल होता है जल्दी एज कंपेयर टू ओशंस। क्योंकि हमें पता है वाटर का एक स्पेसिफिक हीट होता है, जिसकी वजह से उसमें टाइम लगता है वार्म होने में और कूल होने में। अब इसकी वजह से क्या होगा, विंटर्स में हमने पता है कि जो सन है उसमें उतना ज्यादा पावर होता नहीं है। आइडियली तो पावर होगा, ये हम साइंटिफिक टर्म्स में, लेमैन्स लैंग्वेज में आपको समझाना चाहता हूं। ये इस पे हम उधर नहीं जा सकते उन कॉन्सेप्ट्स में कि जो हमारे पास विंटर्स क्यों किसी जगह पे होते हैं, क्योंकि वहां पे जो वो एरिया होता है दैट इज नॉट फेसिंग टुवर्ड्स द सन। उस टाइम वो सन की ओर फेस नहीं कर रहा होता है, उसका टिल्ट वहां की ओर नहीं होता है, जिसकी वजह से जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस है वो आते हैं एट एन एंगल, वो डायरेक्टली वहां पे नहीं पड़ते हैं। अब जब डायरेक्टली नहीं पड़ेंगे, यानी कि यहां पे जो इंसोलेशन है वो ही कम है, इंसोलेशन ही कम है। अब इंसोलेशन कम है तो जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस है वो भी तो कम होंगी, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो आपका इमीडिएट जो एटमॉस्फेयर होगा। अब विंटर्स में ऊपर से प्रॉब्लम क्या है कि ओपन सीज होते हैं, ओपन एटमॉस्फेयर है या ओपन स्पेस है। तो ये जो है अर्थ सरफेस, ये जल्दी से वार्म भी हो जाती है, जो मैंने पहले ही बोला, और जल्दी से कूल भी हो जाती है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम क्या देखेंगे, जो ये अर्थ है ये ज्यादा एनर्जी को क्या
स्पेस में छोड़ेगी वापस, बिकॉज क्लाउड कवर भी नहीं बन रहा है ऊपर से, और जो यहाँ से नाइट में जो हीट वो एस्केप हो जाएगी जल्दी से इनटू द आउटर स्पेस। इसका ये कारण होगा कि जो यहाँ पे हमारे पास अर्थ सरफेस है वो जल्दी से कूल डाउन हो जाएगी, और उसके जो इमीडिएट जो एयर मास इन कांटेक्ट होगा, जो इंटरफेस वहाँ पे होगा, वो भी जल्दी से कूल हो जाएगा, कूल डाउन। तो यहाँ पे जब ये कूल होगा तो यहाँ पे कोल्ड एयर मास होगा, कोल्ड एयर मास है। लेकिन एक यहां पे कंडीशन बनती है, ऊपर से जो एयर मास होगा वो कंपेरेटिवली क्या होगा, वो वार्मर एयर मास होगा, वार्मर एयर मास। अब नीचे तो कोल्ड एयर मास है, ऊपर वार्मर एयर मास है। इससे एक कंडीशन बनती है यहां पे जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। इसको हम और ज्यादा समझेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको ये थोड़ा समझाना चाहता हूँ इस सिस्टमैटिक वे में कि चीजें कैसे होती है। जहां पे ये टेम्परेचर इन्वर्जन कॉन्सेप्ट आएगा तो एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, यानी कि क्लाउड फॉर्मेशन होगा नहीं, एयर मूवमेंट होगी नहीं। जब एयर मूवमेंट होगी नहीं, जो वर्टिकल कन्वेक्शनल मूवमेंट होता था एयर का, वो होगा नहीं। यहां पे कौन सी कंडीशन बनेगी, यहां पे हाई प्रेशर कंडीशन बनेगी, या जिसको हम बोलते हैं लो टेम्परेचर कंडीशन बनेगी। अब जो ये एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट यहां पे आ गया, एटमॉस्फेयर स्टेबल हो गया, अब यहां पे उतना ज्यादा मूवमेंट ऑफ विंड नहीं हो रहा है। जो हमारे पास उससे क्या है कि इससे पहले जो ये कन्वेक्शनल मूवमेंट्स होती थी, उससे विंड की वजह से जो पोल्यूशन या पोल्यूटेंट डिस्पर्सल हो रहा था, अभी वो नहीं होगा। अभी विंड है ही नहीं, अभी मूवमेंट ऑफ एयर हो ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी पोल्यूटेंट्स होंगे वो किसके नीचे रहेंगे, इस कोल्ड, ये समझो आप, ये कोल्ड एयर मास है, इस कोल्ड एयर मास के अंडर यहां पे अब पोल्यूटेंट्स रहेंगे, क्योंकि वहां पे विंड नहीं है, कन्वेक्शनल करंट्स नहीं है, तो जिसकी वजह से अब ये जो है पोल्यूटेंट्स ये यहीं पे रहेंगे। यही एक रीजन है, आप देखते होंगे कि जो विंटर्स है हमें धुंधला धुंधला सा लगता है, स्मोगी कंडीशन है या स्मोक फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हमें दिक्कत आती है सांस लेने में, एक गंदी सी स्मेल आती है एयर में। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो खराब है, नहीं। आप जो परसीव कर रहे हो थ्रू योर सेंसरी ऑर्गन्स, दैट्स ट्रू, कि जो अभी बाहर के एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन है, जो पोल्यूटेंट ओवरलोड हुआ है आपके एटमॉस्फेयर में, वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि बीमार हो सकते हैं उसकी वजह से। इवन इन विंटर्स में जहाँ पे ये दोनों कंडीशंस थी, यानी कि कोल्ड कंडीशंस प्रिवेल कर रही थी, हम देखते हैं जो इनका जो ये कॉन्सेंट्रेशन है, पोल्यूटेंट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो होता है। बट जो ही हम देखते हैं आफ्टरनून हम देखते हैं, इवन आज के दिन में अगर आप देखोगे नॉर्दर्न रीजन में, आफ्टरनून में थोड़ी सी धूप निकलती है, सन निकलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो कोल्ड एयर मास है, ये जो आपका लेयर यहाँ पे बना था कोल्ड एयर मास का, ये आहिस्ता आहिस्ता से वार्म हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा एयर मूवमेंट स्टार्ट होती है। जो ही एयर मूव करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, आप देखते हो विद द पैसेज ऑफ टाइम दोपहर में थोड़ा आपको ईज मिलता है, आप अच्छे से सांस ले पाते हो, इवन क्लियरिटी जो है वो भी ज्यादा हमें दिखती है। तो ये था हमारा कि किस वजह से हम जो ये स्मॉग देखते हैं बाहर एटमॉस्फेयर में ड्यूरिंग द विंटर्स, स्पेशली हम ये कब देखते हैं, अर्ली
मॉर्निंग आवर्स में और लेट आवर्स में हम देखते हैं। अब बात आती है फिर हम इन आवर्स में क्या मॉर्निंग वॉक करेंगे या नहीं, वो आप बेटरली अब बोल सकते हो। फिर हमारे पास सोल्यूशन क्या है, हमें फिर क्या करना है, बिकॉज हेल्थ को हमने प्रायोरिटी रखना है। बेहतर ये है कि आप इंडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादातर एंगेज रहो। इंडोर एक्टिविटीज़ अगर आप नहीं कर सकते, उसमें एंगेज नहीं हो सकते हो, आप टाइमिंग चेंज करो, आफ्टरनून में करो। बट आपको यहाँ पे सनस्क्रीन ज़रूरी है, सनस्क्रीन लगा के आप करोगे, बिकॉज सन स्पॉट्स जो आपके हैं या सनबर्न्स होने के ज़्यादा यहाँ पे खदशात होते हैं। तो एक तो आप ये कर सकते हो आफ्टरनून में, या आप थोड़ा बहुत क्या कर सकते हो, या आप इंडोर्स कर सकते हो, जो भी आपके पास ऑप्शन बेस्ट रहता है इस बार। तो होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।